नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 40 प्रश्नों को। इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को या इस सीरीज के किसी लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। इस सीरीज को हमने टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया है, जिसके पीछे हमारा ये है मकसद कि एक तो ये इसे आप क्विज की तरह भी देखें, और दूसरा ये है कि अगर आपने ठीक प्रकार से तैयारी नहीं की है तो एक बार प्रश्नों के माध्यम से ही आपका पूरा जो है सब्जेक्ट तैयार हो जाए। इसीलिए काफी लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जो है पूरे सीरीज के जितने लेक्चर्स हैं वो अगर आप देख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए वो बेहद हेल्पफुल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको अपने स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहे हैं। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया? पहला ही प्रश्न IAS प्री 2002 में पूछा गया। राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के उद्देश्य से ही भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया। देखिए, संविधान निर्माता बहुत सारे अधिकार अपने नागरिकों को देना चाहते थे, लेकिन अगर हम राजनीतिक अधिकार की बात करें कि जैसे सभी नागरिकों के वोट का मूल्य एक समान होगा, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, तो कोई भी पैरामीटर को हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने बस इतना कहा कि जो भी व्यक्ति पहले 21 साल अब 18 साल से ऊपर है वो सब मतदाता है। जबकि ब्रिटिश भारत में बहुत सारे वर्गीकरण हमें दिखते थे चुनाव में, लेकिन संविधान निर्माताओं ने कहा कि सबके वोट का मूल्य एक समान होगा। तो ये क्या है? ये एक आदेश पारित करने के साथ ही हो गया। लेकिन अगर हम सामाजिक लोकतंत्र की बात करें और आर्थिक लोकतंत्र की बात करें तो सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र की भावना है वो एक आदेश से नहीं हो जाती है। हालांकि सामाजिक समानता की भावना को बहुत सारे कानून बना करके कि भेदभाव नहीं करना है, अगर करेंगे आप तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, तमाम चीजें वो भी एक हद तक किया जा सकता है। लेकिन आर्थिक जो प्रजातंत्र है उसको स्थापित करने के लिए बहुत जो है संसाधनों की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान निर्माता बहुत सारे अधिकार अपने नागरिकों को देना चाहते थे, लेकिन कई ऐसे अधिकार थे कि जो तात्कालिक परिस्थितियों में नहीं दिए जा सकते थे। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का संविधान निर्माताओं का जो है स्वप्न था, लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत संसाधन की जरूरत थी और भारत आजादी के समय गरीब देश था। लोक कल्याणकारी राज्य उस तरह का राज्य होता है जहां स्टेट ही, राज्य ही माता पिता बन जाए अपने नागरिकों का। तो जितने बातों की चिंता आपके मां बाप करते हैं आपके लिए, वही चिंता जो है राज्य करने लगे। तो स्वप्न तो यही था कि हमें लोक कल्याणकारी राज्य बनना है, लेकिन संसाधन नहीं था। तो मौलिक अधिकारों में ही अगर यह लिख दिया जाता कि सबको जो है काम पाने का अधिकार होगा, सबको जो है अगर बीमार है, निःशक्त है, दिव्यांग है तो उसे लोक सहायता पाने का अधिकार मिलेगा, तो वो तुरंत कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है? परिवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल है, कोर्ट में उसके उल्लंघन पर जाया जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे अधिकारों को
जो कि मूलतः सामाजिक आर्थिक प्रकृति के थे, उनको जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को गैर न्यायोचित बनाया गया। यानी ये जो है कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है, ये जो है एक नैतिक उपदेश की भांति है। और जैसा कि केटी शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसे चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अता किए जा सकते हैं। तो यह कहा गया कि हमारा लक्ष्य तो लोक कल्याणकारी राज्य बनाना ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमने जो लिखा है उसे पूर्णतया लागू करना ही हमारा जो है लॉन्ग टर्म में उद्देश्य है। लेकिन अभी विभिन्न कारणों से हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाएगा, लेकिन समान नागरिक संहिता तुरंत आजादी के समय जो है लागू कर पाना मुश्किल था। लेकिन एक लक्ष्य है कि हमें समान नागरिक संहिता देश में लागू करनी है, अभी भी बात चल रही है और ये जो है डीपीएसपी में लिखा हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें। तो अंततः जो है अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए डीपीएसपी हमें दिखते हैं। और डीपीएसपी एक प्रकार से जो है राज्यों के लिए निर्देश है, ये स्टेट्स के लिए निर्देश है कि आप कोई नीति बना रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, तो एक बार डीपीएसपी को भी पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या लिखा है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे भारत को, और डीपीएसपी में जितनी बातें लिखी हैं धीरे धीरे अपने संसाधनों के विकास के साथ हमें उसे लागू करना है। कई राज्यों ने जो है मद्य का निषेध किया है, शराबबंदी है वहां पर, जैसे बिहार को देख लें, गुजरात को देख लें, तो वहां पे लिखा ही है कि मादक पदार्थों का सेवन वगैरह ये सारी चीजें, बहुत सारे डीपीएसपी का क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्नों में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, तो निश्चित रूप से वेलफेयर स्टेट ही बनाना चाहते थे जो है संविधान निर्माता भारत को। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करने का कहीं कोई विचार, कोई बात नहीं थी। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो निश्चित रूप से भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ही, इसका मूल चरित्र ही है धर्मनिरपेक्ष। तो सी हमारा उत्तर है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। अगला, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? आईएएस प्री 2009 का प्रश्न है। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उत्तरोक्त राज्यों के लिए है, यानी कि मौलिक अधिकार केंद्र के लिए है और डीपीएसपी राज्यों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं जबकि उत्तरोक्त है, ऐसा भी नहीं है। तो निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। यही जो है मूल अंतर है। हालांकि और भी क्या क्या अंतर है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़ी सी समझ आपकी इस पर क्लियर हो जाए। तो मूल अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है उसको हम देख लें। इससे एक आइडिया आपको यह भी लग जाएगा कि हम लोग क्लास में चीजों को जब डिलीवर करते हैं तो कितना स्पष्ट चीजों को हम लिखते हैं। ऐसे आप किताबों में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन जब हम मौलिक अंतर को ढूंढते हैं तो हम कैसे जो है किसी कंटेंट को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। अब आपको किताब में क्या लिखा है मिलेगा कि ये भाग 3 में, ये भाग 4, अरे ये तो सब जान रहा है भैया, मौलिक बात करिए। तो ये क्या है, मूल अधिकार, ये व्यक्तियों को दिया गया अधिकार है। तो ये हमें आपको दिया गया अधिकार है। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, ये राज्य को सौंपे गए दायित्व हैं, यानी ये आपको करना है। हालांकि जबरदस्ती नहीं है, जब आपकी इच्छा होगी तब करिएगा। कई राज्यों ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है, कई राज्यों ने नहीं लगाया। ये न्यायोचित या परिवर्तनीय है, तो ये है जस्टिएबल है, इन्फोर्सेबल है। मूल अधिकार उल्लंघन होते ही आप कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये गैर न्यायोचित और गैर परिवर्तनीय है। ठीक है, और क्या, इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की भावना निहित है मूल अधिकार में, और इसमें सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की भावना निहित है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, तो ये किसकी बात करते हैं, हमेशा व्यक्ति की बात करते हैं। ये किसकी बात करते हैं, ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं। इनका स्वरूप नकारात्मक है। मौलिक अधिकार क्या है, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। ये राज्य के लिए सीमा निर्धारित करते हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्ति के लिए है, राज्य के लिए क्या करते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं। और ये क्या है, ये सकारात्मक है डीपीएसपी, और ये राज्य के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हैं, उत्तरदायित्व हैं कि राज्य
का अपने नागरिकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, ये है। ठीक है, तो ये जो है मूल अंतर। अब अगला, निदेशक तत्व क्या है? वाद्य योग, अवाद्य योग, कठोर, लचीले। तो निदेशक तत्व हैं अवाद्य योग। इनके उल्लंघन पर आप कहीं कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, यानी केंद्र में हम देखें तो संसद की बात हो रही है, लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक न ही दो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक प्रकार के निर्देश हैं, इनको मानना न मानना ये राज्य पर है, और ये किसी भी प्रकार का दबाव कहीं क्रिएट नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो है कहीं पर लगाम नहीं लगा रहे हैं ये। ठीक है, तो ना तो एक सही है ना ही दो सही है। विधायिका के कृत्यों पर ये निर्बंधन नहीं करते, न ही कार्यपालिका के कृत्यों पर ये निर्बंधन करते हैं। ठीक है, ये सकारात्मक है, ये केवल उत्तरदायित्व तो बताते हैं कि भैया ये करना है, ध्यान रखना। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न अब आ गया स्क्रीन पे। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? आईएएस प्री 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है। पहला, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे। तो निश्चित रूप से ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। डीपीएसपी की बात हो रही है, संविधान के भाग 4 की बात हो रही है, तो संविधान का भाग 4 जो है वो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। उसमें लिखी गई बातों को लेकर के आप न्यायालय में नहीं जा सकते। दूसरा, वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा, इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो निश्चित रूप से डीपीएसपी में जो भी बातें लिखी गई हैं, ये स्टेट से, ये राज्य से आशा की जाती है कि राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा, जब भी कोई योजनाएं बनाएगा, तो एक बार डीपीएसपी को ध्यान से जरूर देखेगा और उसमें लिखी हुई बातों को लागू करने का अधिकाधिक प्रयास करेगा। हालांकि ये किसी प्रकार का आदेश या निर्देश नहीं है, बल्कि ये एक अपेक्षा है, और बहुत सारी बातें जो डीपीएसपी में लिखी गई थी उन्हें लागू भी किया गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। तो 2 और 3, तो डी का हमारा उत्तर है इसका केवल 2 और 3, एक नहीं, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आईएएस प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो डीपीएसपी से आईएएस में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो निश्चित रूप से ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सिबल नहीं है। तो निश्चित रूप से डीपीएसपी में जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, वो इन्फोर्सिबल नहीं है। तो 1 और 2, तो सी हमारा उत्तर है 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो 7th का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो ए, बी, सी, डी में से हमारा उत्तर है ए। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए, बी, सी, डी। समाजवादी, उदार, बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, उपरोक्त सभी। तो देखिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो समाजवादी, दूसरा गांधीवादी। हालांकि गांधी जी के बहुत सारे विचार जो है, या कहें तो गांधी के दर्शन का संविधान वर्तमान का हमारा संविधान नहीं है। यह कहा जाता है कि अगर गांधी जी थोड़ा और दिन तक जीवित रह गए होते तो जो हमारा संविधान है वो शायद इस प्रकार का नहीं होता जैसा वर्तमान में है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव होता, क्योंकि गांधी जी
का ये मानना था कि ग्राम स्वराज, ग्रामों को बहुत अधिक हमें मजबूत करना चाहिए, हमें जो है ग्रामों को अधिक शक्ति देनी चाहिए। तो ऐसे सीधे सीधे तो गांधी जी के दर्शन का संविधान नहीं बना, लेकिन गांधी जी की बहुत सारी बातों को डीपीएसपी में स्थान दिया गया। तो एक तो समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार पश्चिम बौद्धिकतावादी, ये तीनों हैं। तो समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी। तो उपरोक्त सभी इसका हमारा उत्तर होगा, ये सभी 9th का डी। अगला, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, बहुत बार पूछा गया यह प्रश्न है और इसका उत्तर हम जानते हैं जैसा कि आयरलैंड है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आईएस प्री 2013। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। अगला, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ये अंग है। अनुच्छेद 39 घ में इसका जिक्र किया गया है कि पुरुष और स्त्री समान कार्य के लिए समान वेतन। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ पढ़ने से हमें जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अगला, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो एबीसीडी में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 40 में इसका जो है उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ये एक गांधीवादी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, गांधीवादी ये सिद्धांत है। गांधी जी का स्वप्न था ग्राम स्वराज का और ग्रामों को ही शासन की मूलभूत इकाई बनाने का। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया और हमने बेस्ट मिनिस्टर प्रणाली को अपनाया देश में अपने, जो जिसका कि गांधी जी विरोध करते थे। गांधी जी ने यह कहा कि हमें न ब्रिटिश शिक्षा चाहिए, न हमें ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था चाहिए, यानी कुल मिलाकर के जो भी ब्रिटिश है वो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये विषय, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज प्रणाली का पूरा जो है विकास हुआ। और निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 40 ऐसा निर्देश देता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 ऐसा निर्देश देता है। हालांकि देखिए शब्द भी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 40 जिसमें कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब जो है ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिल गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जैसा कि हमने ये कहा कि जैसे जैसे जो है स्थितियां बदलती जाएंगी वैसे वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें से ग्राम पंचायतों के गठन करने के प्रावधान का जो उल्लेख किया गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, वो देखिए पूर्णतया लागू हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, हम आगे प्रश्नों को देखते जाएंगे तो हमें दिखता चला जाएगा। अभी पहला उदाहरण हमें दिखा। अगला, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, नागरिकता, मूल कर्तव्य। तो ABCD राज्य की नीति के निदेशक तत्व में एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 44 के तहत। एक समान सिविल संहिता क्या है? तो एक समान सिविल संहिता का मतलब यह है कि जैसे शादी विवाह का कानून, तलाक का, उत्तराधिकार का, ये सब जो है एक समान रहेगा। ये चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई हो जो भारत भूमि पर रहता है, तो लैंड लॉ ऑफ द लैंड चलेगा देश में। इस सिद्धांत के पीछे
पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। अभी पर्सनल लॉ चलता है, हालांकि हिंदू कोड बिल ला करके हिंदुओं की तो जो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ये सब चीजें होती थी वो तो समाप्त हो गया ही। जैसे कि अब हिंदुओं में भी तलाक के प्रावधान सब लिखे हुए हैं, जबकि हिंदू धर्म में ये मान्यता थी कि विवाह 1-2 जन्म का रिश्ता नहीं है, ये 7 जन्म का रिश्ता है। तो फिर तलाक की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, और इसीलिए शायद जो प्रचलित भाषाएं हैं उसमें शब्द भी नहीं है इसके लिए, कि मतलब संबंध विच्छेद के लिए कोई शब्द ही नहीं है। ये नहीं था परंपरा जो है कि मतलब एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्म चलेगा विवाह जो है, ये हमारी परंपरा थी। लेकिन अभी भी आप देखें तो एक समान आचार संहिता, नागरिक संहिता की बात अब देश में जो है उठ रही है। पर्सनल लॉ नहीं चलेगा, अभी मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ चलता है। तो वहां पर वो मतलब एक ही देश में एक हिंदू अगर एक से अधिक विवाह करेगा तो वो अपराधी हो जाएगा, जबकि एक मुसलमान एक से अधिक विवाह करने के लिए है कि वो 4 विवाह कर सकता है। इस टाइप का वो पर्सनल लॉ। तो ये सारे पर्सनल लॉज को हटा करके एक जो है समान सिविल संहिता बनाई जाए, ऐसी बात डीपीएसपी में लिखी गई है। हालांकि उस समय देश तुरंत स्वतंत्र हुआ था और संविधान निर्माताओं का मत था कि अन्य धर्म के लोग जो अल्पसंख्यक हैं देश में, उनके साथ अभी इस तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे देश में अशांति ही होगी। तो इसको डीपीएसपी में लिख दिया गया कि भाई कोई दम वाला आएगा प्रधानमंत्री तो लागू कर देगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, बात तो चली रही है। अगला, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ संविधान के अनुच्छेद हैं, दूसरी तरफ विषय हैं। आइए हल करने का प्रयास किया जाए जो जो हम लोगों को याद है। तो अनुच्छेद 40 की बात हमने अब तक कर ली है, ग्राम पंचायतों का गठन। तो ए का होगा 1, तो ए का 1 हमें कहां कहां दिखता है? ए का 1 हमें दिखता है ए में और दिखता है सी में, यानी न बी उत्तर होगा न डी उत्तर होगा। एक फैक्ट हमारे पास था, एक बात याद थी मुझे कि अनुच्छेद 40 बात करता है ग्राम पंचायतों के गठन के। इस एक फैक्ट के दम पर मैंने जो है 4 को बदल दिया 2 में। तो ऐसे प्रश्नों में 4 से भले हमेशा 2, तो 2 हो गया। अब उत्तर हमारा या तो ए होगा या सी होगा। अब दूसरा ट्राई करते हैं। अनुच्छेद 44 में हमने कहा कि समान नागरिक संहिता की बात की गई है, यानी सी का 3 होगा। तो सी का 3 हमें कहां दिखता है? हमें सी में नहीं दिखता है, तो सी भी लैप्स हो गया। तो ए जो है हमारा उत्तर है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, बी 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 जो है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये हमारा ए इसका उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। 1, 2 भी अगर आपको याद है और ईश्वर का आशीर्वाद है तो आप हल कर ले जाएंगे। अगला, निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें से एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या है? मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। निश्चित रूप से करता है। कारण रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। निश्चित रूप से नहीं है। रोजगार का अधिकार अगर दे दिया जाएगा तो देश में दंगे हो जाएंगे। रोजगार का अधिकार, वो भी मौलिक अधिकार, मतलब ये तो एकदम विचित्र स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित नहीं है। तो ए सत्य है परंतु आर गलत है। तो 17 का हमारा उत्तर है सी। डीपीएसपी में अनुच्छेद 41 में लिखा गया है कि कुछ दशाओं में, जैसे निःशक्तता है, दिव्यांगता है, वरिष्ठ नागरिक हैं, तो शिक्षा, लोक सहायता पाने आदि सारी चीजें लिखी गई हैं। तो उसमें लिखी गई हैं, क्योंकि वो तो इस तरह का चेक है ना जो बैंक की मर्जी पर दिया जाएगा। अगर मौलिक अधिकार तो इस तरह का चेक है जो चेक धारक की मर्जी से ही मिलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43, 45, 47, 50। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 43। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु लाया गया है। आइए थोड़ा सा देख लें, इसको समझ लें। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 39A है, समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता, ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 41 बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी और निःशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये। और 43 अगर हम देखें, सभी कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर एवं कुटीर उद्योगों का विकास। तो यही हम देखें तो 41 और 43 दोनों को जोड़ करके, लेकिन मूलतः 43।
अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए, बी, सी, डी में से हमारा उत्तर है अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। आइए थोड़ा सा देख लें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो देखिए अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और भी बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, उसे एक ही जगह हम देख लेंगे। ठीक है, आइए। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो संविधान के राज्य की नीति निदेशक तत्व द्वारा। तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 50, जो कहता है कि न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण होगा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर यहां पर हमें देखने को मिलता है। अगला, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, 48 क, अनुच्छेद 43 क। तो अनुच्छेद 51 इसका उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के में अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अब ये बड़ा चर्चित हो गया प्रश्न, विदेश नीति से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 51 की ही बात हो रही है। ठीक है, अब इसी को इस तरह से प्रश्न बना दिया गया, हालांकि एक अलग तरह के सोच के तहत ये प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, समान आचार संहिता। तो समान आचार संहिता तो मूल संविधान में ही लिखा गया था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तो नहीं जोड़ा गया। तो आइए अब एक बार हम नजर डाल लें कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या क्या जोड़ा गया। पहला, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क सहायता, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। दूसरा, अनुच्छेद 39F बालकों को स्वास्थ्य विकास के अवसर, हालांकि ये बड़े बड़े हैं, ये थोड़ा शार्ट में करके लिखा गया, नहीं बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 43A प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये सब 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़े गए हैं। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो निश्चित रूप से उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, यही जो है हमें दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 सी हमारा इसका उत्तर है। देखिए संविधान में कहीं पर भी दलित इस शब्द का उल्लेख ही नहीं किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो वर्तमान में 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये एक मौलिक अधिकार बन गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जो है एक मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत। पहले ये एक निदेशक तत्व ही था अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है, अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रायोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, यानी औषधीय प्रायोजनों से भिन्न का मतलब नशा करने के लिए, ठीक है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध ये तो शामिल नहीं है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, हम जानते हैं ये मौलिक अधिकार के तहत है। तो तो केवल 2, 27 का हमारा जो उत्तर है वो है बी, केवल 2। आईएएस प्री 2008 में ये पूछा गया प्रश्न था, तो केवल 2। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, निश्चित रूप से। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, निश्चित रूप से। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, निश्चित रूप से। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। अब प्रश्न क्या है? उपरोक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो गांधीवादी सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना, गांधीवादी सिद्धांत। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, गांधीवादी सिद्धांत। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, पश्चिम बौद्धिक उदारवादी ये विचार है, पश्चिम उदारवादी विचार। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, ये समाजवादी विचार है। तो 2 और 3, तो 2 और 3 हमें कहां दिखता है? बी में दिखता है। तो 28 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में। तो ए और बी दोनों में। तो 29 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान शांत है, ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? यूपी आरओ प्री 2014। ग्राम पंचायतों का संगठन, गौवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो निश्चित रूप से मुफ्त कानूनी सलाह इसको जो है बाद में जोड़ा गया। 31 का सी। अगला, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन सा सही है? तो 1 और 2 ये दोनों कथन इस मामले में जो है सही है। अब ये कहा गया ना कि मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकती है, तो उसके लिए जो है निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। ये सारी बातें जो है, ठीक है। 32 का सी। अगला, अब देखिए इस तरह का प्रश्न जो है स्टेट पीएससी वगैरह में उम्मीद नहीं की जा सकती है, इवन आईएएस में भी नहीं की जा सकती है। इस बार आ गया था आईएएस प्री 2020, लेटेस्ट प्रश्न ही है, केवल एक बार देख लेने का काम है। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? पहला, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। बहुत सारे इसके पैरामीटर हैं। हमारा उत्तर है 33 का ए। हालांकि इस प्रश्न पर बहुत ध्यान देने का मतलब नहीं, इस लेवल पे तो प्रश्न कभी भी आएंगे नहीं। अगला, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो 34 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, निश्चित रूप से। प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता, ये सब तो मौलिक अधिकार है।
तो 35 का हमारा उत्तर है ए, समान नागरिक संहिता। अगला, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। मद्य निषेध, फैक्ट्रियों खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, अस्पृश्यता निषेध। तो ये सब तो डीपीएसपी में नहीं है, केवल एक चीज है मद्य का निषेध, तो सी हमारा उत्तर है। 36 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं। तो अस्पृश्यता उन्मूलन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो 37 का उत्तर है सी। आगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अता किया जाता है। ये किसने कहा? बी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो 38 का उत्तर है डी, के.टी. शाह ने ये बात जो है कही थी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अता होगा, जो है चेक का जो धारक है उसकी सुविधा अनुसार नहीं। अगला, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार, दूसरा मूल कर्तव्य, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा से पूरे होते हैं? आईएएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन, 1, 2, 3। तो केवल 3 राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो 39 का हमारा ये उत्तर है। 15 अगस्त 1995 से ये शुरू किया गया और जो है ये 3 उत्तर है इसका। अगला, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। तो ये देखिए 3 और 4 तो इसमें से नहीं है, केवल 1 और 2 है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी एक निर्देश ही है, लेकिन ये डीपीएसपी के तहत नहीं है। तो केवल 1 और 2, तो केवल 1 और 2 हमें कहाँ दिखता है? तो बी में दिखता है। तो 40 का हमारा उत्तर है बी। हालांकि ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, तो जो डीपीएसपी है इसके अलावा भी संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं जो निर्देश की भांति ही हैं। जैसे अनुच्छेद 335, संघ या राज्य की सेवाओं में एससी एसटी के सदस्यों को दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए ध्यान दिया जाएगा। अनुच्छेद 350, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। और अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं कि डीपीएसपी पर सरकार कितना ध्यान दे रही है। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तो यही है, कुछ चीजें चल रही हैं, पूरी हो रही हैं, कुछ चीजें उसी तरीके से उपेक्षित हैं जैसे हिंदी। तो मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।